हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हर बार की तरह ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी होगी और वो भी बेहतरीन तरीके से फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए होंगे। तो तैयारी करने के साथ साथ आप वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि वीडियोस हैं आपके लिए, मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है, जिसमें है सभी बोर्ड शामिल। बता दूं आपको, एमपी बोर्ड यस पढ़ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड भी पढ़ सकते हैं, बिहार बोर्ड भी पढ़ सकते हैं और यूपी बोर्ड भी पढ़ सकते हैं। इन सभी स्टूडेंट्स को मैं बताती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए जो 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अब मैग्नेट ब्रेन्स की आ गई हैं बुक्स और ई बुक्स, जिनमें रहेगा बहुत कुछ। ये है सफलता का खजाना या सफलता की कुंजी। तो आप देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको क्लिक करो, फॉर्म फिल करो और सबमिट करो। तब समझ में आएगा कि यस, लाली मैडम ने कहा था, सच में ये बुक्स तो कमाल की हैं, जो ना केवल आपको प्रतियोगी ना केवल आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करेंगी, बल्कि आगे आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे ना, उन सब में आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करने वाली हैं। तो बने रहना हमारे साथ। अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हम आज कर रहे हैं पार्ट 4, अजंता। यस, लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने। इसी के करेंगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हर एक परीक्षा में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। बहुत अच्छे से हमें नंबर प्राप्त हो जाते हैं, बशर्ते कि हमें पता होना चाहिए। समय भी कम लगता है और पूरा 1 नंबर हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? का है सन 1905 ईस्वी, खा है सन 1910 ईस्वी, गा है सन 1915 ईस्वी या फिर घा है सन 1920 ईस्वी। तो भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म हुआ था 1910 में। याद रखना, भूलना नहीं है। 1910 याद रखिए, याद रहेगा। ओके, अब देखो, जन्म स्थान पूछा है, तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म स्थान 1910 में उनका जन्म हुआ। याद रखो, 1910 जन्म। ठीक है, अब स्थान देख लेते हैं कि कहाँ है भाई जन्म स्थान। का बलिया, खा गाजीपुर, गा वाराणसी या घा प्रयागराज। यस, तो इनका जन्म हुआ था बलिया। ठीक है, याद रखिएगा बेटा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का निधन कब हुआ? अब निधन पूछा गया है, तो जन्म हुआ था 1910 में। अब निधन देख लेते हैं, कब हुआ निधन? 1910। ठीक है, जन्म। का है मृत्यु की डेट या निधन की तारीख, देखते हैं, हम सन देखते हैं। का है सन 1980, खा है सन 1982, गा है सन 1984 या घा है सन 1986। इनका निधन हुआ था सन 1982 में। ठीक है, याद रखिएगा, सन 1982। ठीक, तो 10 से 80 पूरे 70 और 72 साल इनका जीवन काल रहा। अगला प्रश्न है, अजंता के रचनाकार कौन है? का डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, खा हरिभाऊ उपाध्याय, गा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर घा जयशंकर प्रसाद जी। बहुत सही, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? कौन सी विधा है ये? संस्मरण जानते हो क्या होता है? संस्मरण की मैं बता दूं यहां पर आपको कि संस्मरण स्मृतियों से बनता है। ठीक है, बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता
कलकत्ता इसे महत्वपूर्ण बनाती है। किसे? संस्मरण को महत्वपूर्ण बनाती है। याद रखना, संस्मरण क्या होता है पूछा जा सकता है, तो संस्मरण स्मृतियों से बनता है। स्मृतियों की विश्वसनीयता इसे महत्वपूर्ण बनाती है। आपके सामने प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संस्मरण, कोई भी संस्मरण महत्वपूर्ण कब बनता है, तो आप कह सकते हो कि स्मृतियों की विश्वसनीयता, कि हाँ भाई जो यादें हैं उनमें बिल्कुल विश्वसनीयता है कि जैसा मुझे याद है वही घटित हुआ था। संस्मरण पास्ट जो हो चुका है उन यादों के आधार पर लिखा जाता है। तो कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? कलकत्ता से पीकिंग यात्रा वृत्त, मतलब जब कहीं यात्रा करते करते रचना की जाए उसके बारे में आलोचना, रिपोर्टाज। ठीक, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं यात्रा की। कलकत्ता से पीकिंग, यात्रा ही की ही बात कर रहे हैं ना, तो यही वाला होगा सही। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजंता की दीवारों पर कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है? का महावीर स्वामी का, खा बुद्ध का, भगवान बुद्ध का, गा श्री कृष्ण का, घा श्री राम का। अजंता की दीवारों पर कलाकार ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है? जल्दी जवाब दो भाई। यस, वेरी गुड, भगवान बुद्ध का बहुत अच्छे से उन्होंने चित्रांकन किया है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं की दीवारों पर आदमी क्या देख सकता है? जो भी अजंता की गुफाएं हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं आपने सुना ही होगा, तो जो वहां की दीवारें हैं उन पर आदमी क्या देख सकता है? क्या देख सकता है? ऑप्शंस हैं, का वन और नगर, खा ऊंच नीच, गा गरीब अमीर, या फिर घा उपर्युक्त सभी। किसमें? दीवारों पर। तो उसमें देख सकता है सब कुछ। उन दीवारों पर कलाकारों ने सब कुछ चित्रित किया है, सब कुछ अंकित किया है। इसलिए तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं, जहां भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित भी बहुत सारे चित्र अंकित हैं। साथ ही साथ वन, उस समय के वन और नगर कैसे हुआ करते थे, ऊंच नीच भी पता चल जाएगी, कौन गरीब था कौन अमीर था, ठीक है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये है वहां की खासियत। अगला प्रश्न है, अपने पूर्व जन्मों में महात्मा बुद्ध का चित्रण किस रूप में हुआ है? का गज, खा कपि, गा मृग, या घा उपर्युक्त सभी। तो गज मीन्स होता है हाथी, कपि मीन्स होता है बंदर, मृग मीन्स होता है हिरण, और उपर्युक्त सभी तो मतलब ऊपर सभी। तो अपने पूर्व जन्मों में महात्मा बुद्ध का चित्रण किस रूप में हुआ है? कि महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म में क्या थे, वो सब कुछ दीवारों पर अंकित है। क्या लिखा गया है, क्या अंकित है वहां पर? भगवान बुद्ध के बारे में दिया है कि कहीं गज तो कहीं कपि तो कहीं मृग। भगवान बुद्ध के बारे में आपको पता होगा ही, छोटा सा एक मैं बता देती हूं कि उनका जो जीवन था वो किस तरह का था। कैसे एक मनुष्य, मनुष्य कहेंगे, धरती पर जन्म हुआ था, ठीक है, तो मनुष्य होकर भी एक भगवान की श्रेणी में वे कैसे शामिल हुए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हो सकता है आपने ये कथा सुनी हो, इन शॉर्ट में बता दूं कि भगवान बुद्ध एक राजसी परिवार में जिनका जन्म हुआ, पिता का बड़ा अच्छा खासा राजपाट था, सभी सुख चैन आराम सब कुछ था। जब राजा, उनके पिता यहाँ वहाँ विचरण करते थे, उनको पता था कि समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच किस तरह से व्याप्त है। कोई रो रहा है, किसी के पास भोजन नहीं है, कोई बिलख रहा है, कोई पैसे को यूं बर्बाद कर रहा है। तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरा जो पुत्र होगा मैं उसको इस गरीबी या इस ऐसी हालत को कभी नहीं देखने दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, जन्म के तुरंत बाद से ही उनका जो एक अलग से एक मतलब एक कक्ष बनवाया। कक्ष भी इतना विशाल
कि जो उसमें सब कुछ था, मतलब पूरा ऐसा लगता था कि यही पूरा समाज है, यही पूरी दुनिया है। बड़ी बड़ी ऊंची मीनारें, जैसी दीवारें लगा दी, पहरेदार बिठा दिए, सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ। तो उनको लगता था, बालक जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, खेलने कूदने लगा। तो एक दिन वो खेलते खेलते थोड़ा बाहर गए। कहानी में इधर उधर, मतलब यह है कि कुछ शब्दों में इधर उधर हो सकता है कि कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो वो खेलते खेलते जब उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो, जब थोड़े से समझदार हो गए, युवावस्था में कदम रख चुके थे, तो जब उन्होंने देखा कि ये जो मैं रह रहा हूं, ये दुनिया तो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। अब बताओ, कोई साधारण व्यक्ति होता या साधारण युवक होता, वो उस ऐसी दुनिया से जल्दी से भागकर अपनी सुख चैन की दुनिया में वापस आ जाता। लेकिन वो साधारण नहीं थे, वे तो असाधारण थे। तो उन्होंने तभी से निश्चय कर लिया कि मैं इस सुख चैन के जीवन को त्याग कर संपूर्ण दुनिया में अमन, चैन, शांति, सुख, समृद्धि लाने का प्रयास करूंगा। और एक वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो गए। तभी उनको बहुत सी शक्तियां प्राप्त हुई। और ऐसा है बेटा, ये आप भी जानते हो कि जो प्रकृति है उसमें सब कुछ है, बस ये हमें सोचना है कि हम प्रकृति से क्या लेना चाहते हैं। उसमें अच्छाइयां भी हैं, उसमें बुराइयां भी हैं, उसमें शक्तियां भी हैं और उसमें कुरीतियां भी हैं, बुरी शक्तियां भी हैं। अब ये निर्भर हम पर करता है कि हमारे विचार कैसे हैं। हमारे विचार जिस तरह के होंगे, प्रकृति हमें वैसा ही प्रदान करती रहेगी। तो जब उन्होंने ये विचार और ये अटल बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं दुनिया में भूख प्यास बिलखते हुए इस तरह से इसको दूर करूंगा और समाज के हित के लिए अपना जीवन अर्पण कर दूंगा, और उन्होंने यही किया, तभी तो एक बालक, एक युवक भगवान कहलाने जाने लगा। और आप कहीं भी देखोगे, किसी जैसे ऑफिशियल प्लेस जहाँ रहती है, वर्किंग प्लेस जहाँ रहती है, बड़े बड़े हम लोग देखते हैं ना कि बड़ी सी सीनरी लगी है बुद्ध की, लाफिंग बुद्धा, भगवान बुद्ध हर घर हर ऑफिस में दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सकारात्मकता के पुजारी थे, इसलिए। समझ में आया? तो वहां पर जो अजंता की गुफाएं हैं, वहां पर उनका सबके बारे में बताया, गज, कपि, मृग, सबके बारे में। ठीक, तो हमें भी अपने जीवन में अपनी प्रकृति से या संपूर्ण ब्रह्मांड से हमें क्या चाहिए? हम जैसा कहते हैं ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे। जब हम कुछ जैसे किसी खाली जगह पर जाएं या किसी सुनसान स्थान पर हम चले जाते हैं, तो वहां पर यदि मैं अपने नाम को बुलाऊं लाली, तो वहां से और सब लाली 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 आती जाएंगी। ठीक है, उसी प्रकार से जो हम कहेंगे वो हमें रिवर्ट, मतलब हमें बिल्कुल मिलता है। ठीक वही है, प्रकृति हमारे साथ वैसा ही करती है जैसा हम प्रकृति के साथ करते हैं। तो हमेशा अपने मन में सकारात्मक विचारों को लेकर चलो, हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो, परमात्मा पर भरोसा रखो। चाहे आप अल्लाह को पूजते हैं, ईश्वर को पूजते हैं, वाहे गुरु को, या फिर बाइबल पढ़ते हैं, यीशु को आप पूजते हैं, जो भी है परमात्मा सब एक है। उस पर विश्वास रखो और सत्य कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ। वो हमेशा आपके साथ रहेगा, कभी आपके साथ बुरा नहीं होने देगा। ये अटल विश्वास भी मन में रखो, क्योंकि जब विश्वास होगा तभी वो हमारा साथ देगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं? क, जातक कथाओं में, ख, जैन ग्रंथों में, ग, त्रिपिटकों में, या घ, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध के पिछले जन्म की कथाएं मिलती हैं जातक कथाओं में। जहां जब भी आपको भगवान बुद्ध से संबंधित और कुछ कहानी या कथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, उनके जीवन से जुड़ी, तो इन जातक कथाओं में आप पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? भित्ति चित्र समझते हो? यस, दीवारों पर जो चित्र अंकित हैं वो कितने वर्ष पुराना है? क, 500 वर्ष पुराना है, ख, 1000 वर्ष पुराना है, ग, मतलब 2250 वर्ष पुराना है, या फिर 2500 वर्ष पुराना है। तो ये बात है इतनी, 2250 मतलब 2250 वर्ष पुराना है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजंता के चित्रों में यशोधरा और राहुल किस मुद्रा में चित्रित हैं? क, चिर निद्रा में, ख, टहलते हुए, ग,
भोजन करते हुए या घ इनमें से कोई नहीं। तो अजंता के चित्रों में यशोधरा और राहुल चिर निद्रा मतलब हमेशा के लिए सो जाते हैं, चिर निद्रा। ठीक। अगला प्रश्न है, सागर की लहरों पर किस विधा की रचना है? सागर की लहरों पर। का है यात्रा वृतांत, खा है आत्मकथा, गा है कहानी और घा है रिपोर्टाज। तो सागर की लहरों पर ये जो है वो यात्रा वृतांत है, जिसमें उन्होंने सब कुछ अपनी यात्रा का विवरण दिया है। अगला प्रश्न है, ठूठा आम के रचनाकार। ठूठा मतलब समझते हो, जैसे आम का पेड़ है, बहुत झाड़ और बहुत घना झाड़ होता है, अच्छे से बिल्कुल उसमें आम के फल, अब मुझे फल मल बनाने नहीं आते, और यदि इसी तरह से इसको काट दिया जाए इस पेड़ को, तो बचेगा बेचारा ये ठूंठ। ठीक है, इस तरह से आम का ठूठा आम के रचनाकार है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। खा है हरि भाऊ उपाध्याय, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर घा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ठूठा आम के रचनाकार हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, चलो चलते हैं एक और प्रश्न की ओर। खून के छींटे के रचनाकार हैं। खून के छींटे किसने लिखा? का हरिभाऊ उपाध्याय, खा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, गा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर घा जयशंकर प्रसाद। तो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। खून के छींटे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना भगवत शरण उपाध्याय की है? ठीक है, का खून के छींटे, ओके, खा इतिहास साक्षी है, ग इतिहास के पन्नों पर या फिर घ उपर्युक्त सभी भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। तो यस, खून के छींटे भी हैं इन्हीं की रचना, इतिहास साक्षी भी इन्हीं की है, इतिहास के पन्नों पर भी इन्हीं की रचना है, अर्थात उपर्युक्त सभी। समझ आया? अगला प्रश्न है, भगवत शरण उपाध्याय किस युग के लेखक हैं? बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस युग के लेखक हैं? का भारतेंदु युग, खा द्विवेदी युग, गा शुक्ल युग या फिर घा शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर कैसे? शुक्ल युग के बाद वाला जो युग है वो। यस, तो शुक्ल युग के बाद का जो युग है उसी के भगवत शरण उपाध्याय जी लेखक हैं। क्लियर हुआ? वेरी गुड। इसी तरह से ध्यान पूर्वक सुनना है प्रिय विद्यार्थियों, ताकि आप परीक्षाओं में भी अच्छे अंक प्राप्त करो और अपने ध्यान केंद्रण की जो अवस्था है उसको भी धीरे धीरे आप इंप्रूव करते रहो। क्योंकि जब हम अच्छे से ध्यान लगाकर कोई भी कार्य करते हैं वो काम अवश्य सफल होता है और आपको किसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स है आप सभी के लिए जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की सभी विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है, जिसमें शामिल है एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड। हिंदी मीडियम की हम बात कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की टेंशन नहीं करना है, बस ध्यान पूर्वक वीडियोस देखो और मस्तिष्क को एकाग्रचित कर कर उसको याद रखो। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स आ गई हैं जिनमें रहेंगे बहुत कुछ। यस, मैं बहुत कुछ इसलिए कह रही हूं क्योंकि एमसीक्यूज भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, सैंपल पेपर्स भी हैं, एनसीईआरटी समाधान भी हैं, जो आपको ना केवल आपके बोर्ड एग्जाम में ही सफलता प्रदान कराने वाली हैं, बल्कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भी आपको बहुत कुछ देने वाली हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक क्लिक करो, फॉर्म फिल करो, जिससे आप जान पाओगे कि यस ये है बुक्स, खजाना, विज्ञान, ज्ञान सब कुछ है वहां। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय, ऑल द बेस्ट।